तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट। अच्छा, फ्लूइड मैकेनिक्स आपका इजी है। इससे कितने प्रॉब्लम बनते हैं पहले वो बता दूं, ठीक है ना। कहाँ कहाँ पर आपको फोकस करना है, कितना रिलैक्स्ड रहना है वो भी बता दूं। देखो जी, इसमें आते हैं टोटल मिला करके 4 चीजें। चैप्टर के नाम पे कलंक है, वो मतलब बोलना उनको कलंक है, क्योंकि कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल से टॉपिक है। तो पहली बात तो आप रिलैक्स्ड रह सकते हो उसके अंदर। दूसरी चीज, फॉर्मूला बेस्ड काम है और थ्योरी बेस्ड काम है, तो आपके ऊपर ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा। थर्मो में आपने दिमाग लगाया, यहाँ अब आप रिलैक्स हो गए। वैसे जनरली क्या होता था, मैं एसएचएम पढ़ा देता था, एसएचएम में दिमाग लगता था, मैंने कहा थोड़ा सा इनको चिल कराते हैं, ठीक है। आप थोड़ा सा रिलैक्स्ड रहते हुए इस टॉपिक को कर सकते हो। इस टॉपिक के अंदर हार्ड प्रॉब्लम्स नहीं होते, प्रॉब्लम्स इजी होते हैं, कंसेप्ट ओरिएंटेड होते हैं, कंसेप्चुअल होते हैं, बड़े प्यार से खत्म हो जाएगा। कितने प्रॉब्लम्स आते हैं, तो देखो इसको हम 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड और लिक्विड। तो मैंने पूरा वही प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क बना दिया, ठीक है ना। तो पहले हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। लिक्विड के अंदर आ जाते हैं सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी और फ्लूइड मैकेनिक्स, जिसमें से काफी पोर्शन फ्लूइड मैकेनिक्स में से आपके सिलेबस में से हटाया गया। बड़ी अच्छी बात है ये तो। अब इनमें से प्रॉब्लम कितने रहते हैं, एक सवाल फ्लूइड मैकेनिक्स का रहता है, एक सवाल सरफेस टेंशन या विस्कोसिटी से रहता है, वो उसके एग्जामिनर की इच्छा। मतलब टोटल 2 प्रॉब्लम इस सेक्शन से कम आप पकड़ के चलो, ठीक है ना। आपको 2 प्रॉब्लम मिलेंगे। अब सरफेस टेंशन विस्कोसिटी से दे दिया या फ्लूइड से नहीं दिया, वो एग्जामिनर की इच्छा। तो कुल मिलाकर के इन 3 चैप्टर में से आपको 2 प्रॉब्लम मिलेंगे। एक प्रॉब्लम आपको 100% इलास्टिसिटी से मिलेगा। इलास्टिसिटी बहुत प्यारा है। इलास्टिसिटी तो मतलब इतना प्यारा है कि हम उसको मतलब बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं। मतलब इतना प्यारा है वो इलास्टिसिटी, ठीक है ना। और आपको पहले से ही आता है, बस खाली उसको लिंक अप करूंगा, आप समझना शुरू कर दोगे, प्रॉब्लम आपके खटाखट हो जाएंगे। तो दीज 4 चैप्टर्स आर वेरी इजी, ठीक है ना, जिसमें आप रिलैक्स रह सकते हो। इसके बाद अपना क्या बचेगा इसमें, एसएचएम और वेव। एसएचएम में भी आप चिल कर सकते हो, रिलैक्स। सर एसएचएम में क्यों, हाँ आज एक डीपीपी, तो मैंने क्या किया, एक ही बना दी है, वो 3-4 क्वेश्चन उसके शुरू में ही डाल दिए, ठीक है ना। बाकी इसमें अपने सिंपल थ्योरी बेस्ड और थ्योरी ही है, और एक आधा फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो डीपीपी एक ही मैंने बनाई है ताकि आप पे लोड ना पड़े। ओके, मैं क्या बोल रहा था, मैं भूल गया। मैं ये बोल रहा था एसएचएम में भी आप रिलैक्स रह सकते हो, क्योंकि आप बहुत सारी एसएचएम की चीजें पहले से पढ़ करके आए हो, तो आपको एसएचएम भी आसान लगेगा। एसएचएम के अंदर मुश्किल क्या लगेगा, जो आपको सीखने वाली चीज होगी वो होंगी इक्वेशंस और फेजर डायग्राम वाले काम। वो मैं अच्छे से सिखाऊंगा, वो मेरा अपना अलग चीज चलती है, वो आप सीखोगे, उनको आप प्रैक्टिस करोगे, दैट इज टाइम टेकिंग, ठीक है ना, उसमें हमें टाइम लगाना पड़ेगा। अभी सरफेस टेंशन को हम स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल, बहुत प्यारा सा टॉपिक है। अब इस सरफेस टेंशन को स्टार्ट करने से पहले, एक तो ये बुक की थ्योरियां बहुत परेशान करती हैं, ये मैंने आपके लिए लिखी हुई है ताकि कोई पॉइंटर ना छूटे। हम पढ़ते हैं सबसे पहले कोहेसिव और एडेसिव फोर्स। पहले मैं अपने स्टाइल में पढ़ा देता हूँ सरफेस टेंशन, बैलेंसिंग बैलेंसिंग भी सिखा देता हूँ, फिर हम बुक की थ्योरी जो है, जो हमें हर बार पढ़नी ही पढ़नी है, जो आपके नोट्स में रहती रहती है, वो देख लेंगे। तो अभी कहानी ऐसी है कि पहले हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ठीक है ना, हम इनके बारे में बात करने जा रहे हैं। ये टॉपिक आगे भी लिखा हुआ मिलेगा आपको। सो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, अभी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होती हैं, ये 2 तरीके की फोर्सेस होती हैं, कोहेसिव एंड एडेसिव फोर्स। हम इस पे थ्योरेटिकल जो थ्योरी बेस्ड होते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। सो पहले हम बात करते हैं कोहेसिव फोर्स की और एडेसिव फोर्स की, फिर मैं आपको यहां बताता हूं, ठीक है। तो कोहेसिव फोर्स क्या होती है, ये दोनों जो फोर्सेस होती है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होती हैं, अट्रैक्शन की फोर्सेस होती हैं। सो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इनको बोलना ज्यादा ठीक है। अभी कोहेसिव फोर्स जो होती है, ये कहां लगती है, कैसे लगती है, ठीक है ना। तो ये लगती है कॉमन मॉलिक्यूल के बीच में, सी से कोहेसिव, सी से कॉमन। तो जो मॉलिक्यूल सेम टाइप के होते हैं, कॉमन टाइप के, ठीक है ना, उन मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है,
दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। जैसे दो वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे को जो अट्रैक्ट करेंगे वो होगी कोहेसिव फोर्स, ठीक है ना। अब अगर वाटर के अंदर मैं ये पेन डिप कर दूं तो वाटर और पेन के मॉलिक्यूल हो गए अलग अलग, अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है डिफरेंट मॉलिक्यूल, ए से एडेसिव, ए से अलग अलग, यहाँ लिख देता हूं। तो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड एडेसिव फोर्स। सो दो तरीके की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, एक हो गई कोहेसिव फोर्स जो कि कॉमन मॉलिक्यूल के बीच में हो गई, और एक हो गई एडेसिव फोर्स जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में हो गई, ठीक है ना। रिमूव्ड पोर्शन का अब जब मैंने कैरनॉट ही करा दिया तो मैं इसमें क्यों थोड़ी सी कमी छोड़ूंगा, बता तो दूंगा बट साथ साथ में ये भी बोल दूंगा हाँ बहुत ज्यादा ध्यान मत देना, बस इसको ऊपर ऊपर से पढ़ लेना ताकि आपको ये रहे कि हाँ यार हमने छोड़ा तो नहीं है कुछ, ठीक है ना। अभी देखो इधर, अब हम सरफेस टेंशन को पूरा इन डेप्थ डिफाइन करने जा रहे हैं। ये जो पानी का सरफेस है, ठीक है ना, अब जैसे ये बॉटल के अंदर जो हम पानी ले लेते हैं, सपोज करो ये वाटर है, ठीक है ना। अभी वाटर का सरफेस ऐसा तो नहीं कि 2D दिखाई देगा, आप देख रहे हो पूरा का पूरा ये प्रॉपर शेप लिया हुआ है सर्कल का, है ना। तो अगर मैं सरफेस को प्रॉपरली दिखाऊं तो मेरे को ये सरफेस कुछ ऐसा दिखाई देगा, दिस इज द 3D व्यू ऑफ दिस वाटर सरफेस या सरफेस ऑफ वाटर का डायग्राम। तो हम यहाँ पर दो तरीके के मॉलिक्यूल्स लेने जा रहे हैं, दो भी क्या बेसिकली हम तीन तरीके के मॉलिक्यूल्स लेने जा रहे हैं। एक मॉलिक्यूल वो जो सरफेस पर है, एक मॉलिक्यूल वो जो लिक्विड के अंदर है, और एक मॉलिक्यूल वो जो यहां सॉलिड बाउंड्री के कांटेक्ट में है, 1 2 एंड 3। अब हमने ये तीन मॉलिक्यूल यहां पर कंसिडर किए। सबसे पहले हम बात करते हैं उस मॉलिक्यूल की जो लिक्विड के अंदर है। ये जो मॉलिक्यूल है अपने चारों तरफ सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल से सराउंडेड होगा। पानी है तो आसपास पानी के मॉलिक्यूल से ही सराउंडेड होगा। वो सारे के सारे मॉलिक्यूल इस बेचारे मॉलिक्यूल को पकड़ के अपनी तरफ खींच रहे होंगे, ठीक है ना। और इसके चारों तरफ के जो वाटर मॉलिक्यूल होंगे, इस मॉलिक्यूल के ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे होंगे, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम बोलेंगे कोहेसिव फोर्स। क्यों कोहेसिव बोलेंगे? क्योंकि सेम टाइप के मॉलिक्यूल द्वारा लगाई गई फोर्स है। तो अब अगर आप इसके ऊपर नेट फोर्स चेक करोगे तो इस मॉलिक्यूल के ऊपर लगने वाली जो नेट फोर्स होगी दैट इज जीरो, यानी ये मॉलिक्यूल अपना इक्विलिब्रियम में होगा, जहां है वहीं पड़ा होगा और इसमें कोई भी इसको दिक्कत नहीं होगी, कोई भी इसको टेंशन नहीं होगी, क्योंकि चारों तरफ ये सेम काइंड के मॉलिक्यूल से सराउंडेड है। सो कभी भी पूछा जाए कि लिक्विड का जो मॉलिक्यूल है उस पर लगने वाली नेट फोर्स कितनी होगी, तो हमेशा पहले ये चेक करना वो किस जगह पर है। अगर वो लिक्विड के अंदर है, बल्क में है, तो फिर इस सिचुएशन में इस पे लगने वाली नेट फोर्स हो जाएगी दैट विल बी जीरो। क्यों जीरो हो जाएगी? क्योंकि चारों तरफ सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल से सराउंडेड है और रिजल्टेंट इसका जीरो मिलेगा हमें, ठीक है। फिर लैग हो गया क्या? सही तो चल रहा है। एक आधे का इंटरनेट भी ढीला हो जाए तो वो मेरे को ही दोष देता, आपका ही सही गड़बड़ चला होगा। अब सही हो गया, अच्छा। अभी दूसरी चीज पर आते हैं। अब आप इस सरफेस वाले मॉलिक्यूल को देखो, ठीक है ना। ये सरफेस वाला मॉलिक्यूल, ठीक है, जो मॉलिक्यूल सरफेस पर है, यहां पर है, ठीक है ना, बिल्कुल सरफेस पर है। मान लो हम बिल्कुल इसके सर्कल के सेंटर पर ले लेते हैं। अब वो मॉलिक्यूल एक तो चारों तरफ यानी इस प्लेन में वाटर से सराउंडेड, नीचे वाटर से सराउंडेड है, ऊपर एयर से सराउंडेड है। तो सेम प्लेन में वाटर से सराउंडेड है, बिलो द प्लेन में वाटर से सराउंडेड है, अबव द प्लेन में एयर से सराउंडेड है, यानी यहाँ डिफरेंस इन मॉलिक्यूल बन रहा है। तो जरा गौर करते हैं इस पे, ठीक है, ध्यान से देखना इस चीज को। सो अगर मैं ये वाला मॉलिक्यूल पकड़ लूं, ये हो गया सेम प्लेन, ये हो गया बिलो द प्लेन, ये हो गया अबव द प्लेन, ठीक है। तो अब इस मॉलिक्यूल के ऊपर अगर मैं फोर्स देखूं तो सेम प्लेन में इसको सेम टाइप के मॉलिक्यूल पकड़ के अपनी तरफ खींच रहे होंगे, बिलो द प्लेन में इसको सेम टाइप के मॉलिक्यूल पकड़ के खींच रहे होंगे।
तो सेम प्लेन में जो फोर्स लगेगी दैट विल बी कोहेसिव, बिलो प्लेन में जो फोर्स लगेगी दैट विल ऑल्सो बी कोहेसिव, अबव द प्लेन में जब आप देखोगे तो बाहर इसमें एयर के मॉलिक्यूल है, ये इसको पकड़ के अपनी तरफ खींच रहे होंगे, दैट विल बी एडेसिव। पहले इतनी समझ आई कहानी। ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, एक एक पिक्चर पूरी तरह क्लियर होनी चाहिए। तो जो मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर है उस पर दो प्रकार की फोर्सेस लग रही होंगी, कोहेसिव भी लग रही होगी, एडेसिव भी लग रही होगी। अब क्योंकि एयर के द्वारा लगाई गई एडेसिव फोर्स काफी कम होती है, सेम मॉलिक्यूल के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होती है, ठीक है ना। तो यहाँ अब वो आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग और बहुत सारे और केमिस्ट्री के अंदर चीजें पढ़ते हो, मैं बस सिंपल टर्मिनोलॉजी बोल रहा हूँ। सो क्योंकि एफ सी इज ग्रेटर देन एफ ए, तो अगर हम इस मॉलिक्यूल के ऊपर चेक करें तो इस पे रिजल्टेंट फोर्स जो आ रही है दैट इज नॉट जीरो। इस पे जो रिजल्टेंट फोर्स आ रही है, नेट फोर्स आ रही है, ये नेट फोर्स इनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है। तो जितने भी मॉलिक्यूल सरफेसेस पर होते हैं वो अंदर की तरफ आने की कोशिश करते हैं, इनवर्ड पुल वो एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है ना। इसलिए जो लिक्विड ड्रॉप्स होती हैं वो चारों तरफ से जो सरफेस पर मॉलिक्यूल है अंदर आने की कोशिश करेंगे, वो अपने आप को मिनिमम सरफेस एरिया में लाने की कोशिश करते हैं। तो जनरली जो लिक्विड ड्रॉप्स होती हैं वो स्फेरिकल इन शेप होती हैं। क्यों होती हैं? ड्यू टू दिस कोहेसिव फोर्स जो सरफेस मॉलिक्यूल एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बनती है छोटी छोटी थ्योरेटिकल पॉइंट। तो कभी पूछा जाए लिक्विड ड्रॉप का जो शेप होता है वो स्फेरिकल क्यों होता है, वो स्फेरिकल इसलिए होता है कि लिक्विड ड्रॉप के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स हैं दे एक्सपीरियंसेस कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अंदर की तरफ, इसलिए वो श्रिंक होती है। और कब तक श्रिंक होती है? जब तक मिनिमम सरफेस एरिया ना ऑक्यूपाई कर ले, दैट इज फॉर स्फीयर, इसलिए वो स्फेरिकल होती है। दूसरा क्वेश्चन, तो बड़ी ड्रॉप जो होती है उनका शेप फ्लैट क्यों हो जाता है? आपको सर मतलब क्या है इस बात का? मतलब ये, अगर मैं छोटी सी ड्रॉप ले लूं, पानी की एक छोटी सी बूंद ले लूं, दैट इज स्फेरिकल। बट अगर मैं एक बड़ी सी ड्रॉप ले लूं तो इट्स शेप विल बी ग्लोब्यूलर, ठीक है ना। तो ये शेप जो होगा स्फेरिकल नहीं होगा, आप इसको इलिप्टिकल बोल लो, 3D के अंदर हम इसको इलिप्सोइडल बोलते हैं, ठीक है ना। बट आप इसको स्फेरिकल तो नहीं बोल सकते। तो फिर इसका शेप, और सिंपल लैंग्वेज बोलूं, ऑलमोस्ट फ्लैट सा क्यों हो जाएगा? इंस्टेड ऑफ स्फेयर इसका शेप फ्लैट सा क्यों हो जाएगा? सो दैट विल बी, अब इसमें ऐसा नहीं है कोहेसिव फोर्स नहीं लग रही, लग रही है, सब लग रहा है। कोहेसिव फोर्स जैसे इसके अंदर लग रही है वैसे इसके अंदर लग रही है, बट साइज बड़ा होने से इस पे जो ग्रेविटी की फोर्स है वो कोहेसिव फोर्स से ज्यादा हो जाती है। तो ग्रेविटी की फोर्स कोहेसिव फोर्स से ज्यादा हो जाती है, इस वजह से पूरा स्फेरिकल शेप नहीं ले पाती, अर्थ की तरफ खींचने की वजह से इसका शेप फ्लैट हो जाता है, ठीक है। तो बड़ी ड्रॉप क्यों नहीं होती स्फेरिकल शेप में? ग्रेविटी की फोर्स की वजह से। छोटी ड्रॉप क्यों होती है स्फेरिकल शेप में? कोहेसिव की वजह से। तो ये हमने हर एक ड्रॉप का कैटेगरी डिफाइन कर लिया, डिफरेंशिएट कर लिया। ये सारी चीजें इनमें थ्योरेटिकल पॉइंट में मैंने आगे लिखी हुई हैं, तो आप एक ही जगह पर पढ़ लोगे, पहले मैं समझा दूं। तो वापस से आते हैं, तो भैया जो बल्क के अंदर मॉलिक्यूल है उस पे लगने वाली नेट फोर्स तो जीरो है, तो इस पे तो इक्विलिब्रियम में, इस पे तो बात करनी बेकार है। जो सरफेस वाला मॉलिक्यूल है उस पे नेट फोर्स इनवर्ट लग रही है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ कोहेसिव फोर्स, ठीक है ना। अब तो सरफेस वाला मॉलिक्यूल अंदर आने की कोशिश करता है, जिस वजह से जो छोटी स्फेरिकल छोटी लिक्विड ड्रॉप्स होती हैं दोज आर स्फेरिकल इन शेप, बट बड़ी जो ड्रॉप्स होती हैं दोज आर फ्लैट फ्लैट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस मॉलिक्यूल की। अब ये जो मॉलिक्यूल है जो सॉलिड के कांटेक्ट में, अभी इसका सिनेरियो कैसा होगा इसको प्रैक्टिकली बताऊं मैं। तो मैं कौन सा मॉलिक्यूल बोल रहा हूं, तो जैसे आप देख रहे हो ये प्लास्टिक की बोतल और ये वाटर मॉलिक्यूल जो बिल्कुल इस प्लास्टिक की बोतल के कांटेक्ट में है, सरफेस पर भी है, इसकी नहीं बात कर रहे, इसकी बात कर रहे हैं। एक तो सरफेस पर है बट प्लास्टिक के कांटेक्ट में है। अब इस पे कितने तरीके की फोर्सेस लग रही होंगी अगर हम बात करें, तो एक तो सेम प्लेन में वाटर है, नीचे की तरफ वाटर है, ऊपर की तरफ एयर है, और इसके राइट साइड पर या अपोजिट साइड पर सॉलिड बाउंड्री है। तो यहां लग रही हैं बहुत सारी तरीके की फोर्सेस। अब हम इन फोर्सेस को ठीक है ना यहां पर डिफाइन करते हैं। तो इस वाटर मॉलिक्यूल पर यहां से लेकर के यहां तक लग रही है कोहेसिव फोर्स। कौन लगा रहा है ये कोहेसिव फोर्स? जो इसके भाई बंधु यहां पर है।
एयर वाली फोर्स को हम कर रहे हैं इग्नोर, क्योंकि वो होती है बहुत कम, तो हम एयर वाली फोर्स को कर रहे हैं टोटली इग्नोर। तो एक तो कोहेसिव फोर्स लग रही है इस मॉलिक्यूल पर। दूसरा, ये जो सॉलिड है, ये सॉलिड बाउंड्री इस वाटर मॉलिक्यूल को अपनी तरफ पकड़ करके खींचेगी और इस पे लगाएगी एडेसिव फोर्स। सो मैंने इस पे कोहेसिव लिया है ड्यू टू वाटर मॉलिक्यूल, और इस पे मैंने एडेसिव लिया है ड्यू टू सॉलिड। एयर वाले को मैंने अभी निग्लेक्ट किया है क्योंकि वो नेग्लिजिबल सा फोर्स होता है, आप इसको इग्नोर करते हुए चल सकते हो। ठीक है, अब खेल यहां पर क्या आता है, मतलब पूरे चैप्टर का एक जगह पर सार है, आप ये समझो, जबकि अभी तक मैंने सरफेस टेंशन नाम की कोई चीज इंट्रोड्यूस भी नहीं करी है। सो मैंने बस खाली इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से ही लिक्विड ड्रॉप के शेप डिफाइन करने शुरू कर दिए। यहीं पर मैं आपको कैपिलरी एक्शन भी, हालांकि आगे हम पढ़ेंगे वो लेक्चर के अंदर जब सेपरेट आएगा तब हम देखेंगे, बट एक आइडिया, बेसिक आइडिया आपको चैप्टर का मिल जाएगा। तो अब यहां पर लड़ाई होगी, किसमें लड़ाई होगी, एडेसिव और कोहेसिव में। किसके एडेसिव, सॉलिड के एडेसिव और लिक्विड के कोहेसिव में। ठीक है, अगर सॉलिड की फोर्स ज्यादा है, यानी ये ज्यादा अट्रैक्टिंग पावर रखता है, तो फिर ये लिक्विड मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट विल बी टुवर्ड सॉलिड। तो ऐसे सिचुएशन में लिक्विड कुछ इस तरीके से सॉलिड की तरफ खींच जाएगा। यानी आप यहां पर देखोगे कि लिक्विड का शेप चेंज हो जाएगा, मिनिस्कस आ जाएगा, दैट विल बी समवॉट कॉनकेव। ये हम पढ़ेंगे जब हम कैपिलरी एक्शन देखेंगे। अगर लिक्विड की फोर्स ज्यादा है तो ऐसे सिचुएशन में लिक्विड का जो शेप हो जाएगा दैट विल बी बल्जिंग इनसाइड, यानी बाहर से कॉन्वेक्स, अंदर से देखने पर कॉनकेव। और इस सिचुएशन में हम देखेंगे तो शेप इस तरीके से कुछ मूव कर जाएगा, यानी कुल मिलाकर के जो सॉलिड लिक्विड के कांटेक्ट में या लिक्विड जो सॉलिड के कांटेक्ट में होगा वहां पर शेप फ्लैट नहीं रह पाएगा ड्यू टू लार्जर कोहेसिव फोर्स या लार्जर एडेसिव फोर्स। अगर बराबर सी हो जाती है तभी शेप फ्लैट रहेगा। और यहीं पर हमारे पास आता है कैपिलरी एक्शन, यानी राइज ऑफ लिक्विड और फॉल ऑफ लिक्विड। कहानी समझ आई? तो कभी भी लिक्विड मॉलिक्यूल के ऊपर फोर्सेस पूछी जाए तो ये नहीं मुंह फाड़ के कहीं पे भी शुरू हो गए, पहले आइडेंटिफाई करो, पिन पॉइंट करो कौन से मॉलिक्यूल की बातें कर रहे हो। इसकी वजह से होगा कैपिलरी राइज और फॉल, इसकी वजह से होगा स्फेरिकल ड्रॉप वाला शेप, ये नल्ला है, किसी काम का नहीं है, इसकी वजह से कुछ नहीं होगा, नेट फोर्स विल बी जीरो। ठीक है, इतनी प्रॉपर्टी सारी समझ आ गई आपको? एयर के मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन नेग्लेजिबल होता है, ठीक है ना। अब ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, वो नेग्लेजिबल होता है इसलिए नेग्लेक्ट कर रहे हैं। उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो बॉन्डिंग वेंडर वॉल फोर्सेस उनकी वैल्यू कंपेयर करके बोला जाता है कि हाँ भाई वो नेग्लेजिबल है। अब उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता कि एयर का क्यों नेग्लेजिबल है, उसके मॉलिक्यूल इतने स्ट्रांग ही नहीं है कि अट्रैक्ट कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं, अब हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज सरफेस टेंशन। ठीक है, मैं जैसा बोल रहा हूं कि अभी मैंने आपको पहले पेज पे पूरे चैप्टर का आइडिया दे दिया। कैपिलरी एक्शन इसका फेवरेट न्यूमेरिकल है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है ना, और दूसरा वर्क एनर्जी का कंसेप्ट इसका फेवरेट है, वो भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तीसरा न्यूमेरिकल इसमें से बनता है जो आज के लेक्चर में अभी मैं बनाऊंगा और पढ़ा दूंगा आपको, बैलेंसिंग ऑफ नीडल। ठीक है ना, सिंपल सस्ता सुंदर टिकाऊ कंसेप्ट। ठीक है सर, एक ड्रॉप डाउन डिफरेंट सॉल्यूशन के बीच में है तो बोथ फोर्सेस लगेंगे। अरे यार ये अपथ्रस्ट में आता है, जब आएगा तब पढ़ा दूंगा, अभी मत पूछो उसको। ठीक है, जब आएगा तो मैं नहीं पूछना पड़ेगा, वो मैं पढ़ा दूंगा। डिफरेंट लिक्विड नहीं, 50 लिक्विड बना दूंगा, तब भी पढ़ा दूंगा, बट अभी नहीं, अभी वक्त नहीं है, समय नहीं है। तो सरफेस टेंशन, व्हाट इज सरफेस टेंशन, अभी सुनो। सरफेस टेंशन एक प्रॉपर्टी होती है, तो दिस इज सिंपली अ प्रॉपर्टी। एक स्केलर क्वांटिटी होती है, कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती। तो सरफेस टेंशन को मैं तो टी से इंडिकेट कर लेता हूं, बुक के अंदर ये एस से भी इंडिकेट कर लेगा, सिग्मा से भी इंडिकेट कर लेगा, पर ये बताएगा। तो इन जनरली बुक्स के अंदर आप सिग्मा से देखोगे, मैं जनरली टी से ही इंडिकेट करता हूं, क्लियर कट रहता है, टी इज फॉर सरफेस टेंशन। ठीक है, तो सरफेस टेंशन इज टी, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, एंड दिस इज बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। अगर लिक्विड बदलेगा
तो सरफेस टेंशन बदलेगी। लिक्विड सेम है तो अमाउंट ऑफ लिक्विड कितना भी ले लो, सरफेस टेंशन की वैल्यू सेम रहेगी। तो पानी की एक बूंद ले लो, पानी का एक ग्लास ले लो, ठीक है ना, बट पानी ही रहो उसके अंदर, तो सरफेस टेंशन सेम रहेगी। पानी की जगह कोई और लिक्विड लिया तो सरफेस टेंशन चेंज हो जाएगी। ये होगी छोटी छोटी बेसिक बातें। नाउ व्हाट इज सरफेस टेंशन? सो अब ये प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से ये लिक्विड का सरफेस एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है, यानी खिंची हुई स्किन की तरह बिहेव करता है। सर कैसे करता है वो बताओ। तो सुनो, हम एक इमेजिनरी लाइन लिक्विड सरफेस के ऊपर ड्रॉ करते हैं। तो ये इमेजिनरी लाइन है जो हमने ड्रॉ करी है। अब इसके ऊपर के मॉलिक्यूल्स को अगर हम देखें तो ये जो मॉलिक्यूल हमने इस इमेजिनरी लाइन के ऊपर बनाए हैं, ये लेफ्ट और राइट, दाएं और बाएं, सेम टाइप के मॉलिक्यूल से सराउंडेड है। सर नीचे भी तो है, हाँ है, उसकी वजह से स्फेरिकल शेप होता है, हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे, हम सिर्फ बात कर रहे हैं लिक्विड के सरफेस की, ठीक है ना। तो वी आर फोकस्ड ऑन सरफेस ऑफ लिक्विड, नॉट इन द बल्क ऑफ लिक्विड। तो लिक्विड के सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स हैं, अगर हम एक इमेजिनरी लाइन बनाएं तो दाएं और बाएं सेम टाइप के मॉलिक्यूल इसको पकड़ करके अपनी तरफ खींच रहे हैं। हाँ सर खींच रहे होंगे, कोई ऐसे फोर्स लगा के, कोई बड़ा काम नहीं है। तो जब आप एक लाइन को दाएं और बाएं खींचने की कोशिश करोगे, नेट फोर्स इज जीरो, ठीक है ना, ये मैंने माना। एक बलून ले लो, उसको आप यूं करके खींचने की कोशिश करोगे, आपकी ये वाली फिंगर से इधर फोर्स लगा रही है, ये वाली फिंगर से इधर फोर्स लगा रही है, फोर्स इज जीरो, नेट फोर्स इज जीरो, ठीक है ना। बट वो जो बलून है एक मेम्ब्रेन की तरह बन गया है, वो खिंची हुई सरफेस की तरह बन गया है, ठीक है ना। अब ये जो खिंचा हुआ सरफेस है एक इलास्टिक बॉडी की तरह बिहेव करेगा। अगर आप इसके ऊपर कोई एक ऑब्जेक्ट डाल दोगे, ये पेन मैं डाल दूं तो ये पेन को अपने ऊपर एडजस्ट कर लेगा, ठीक है ना। और अगर इसके ऊपर अगर मैं किसी चीज को पकड़ करके पुल करूं तो उसको बाहर नहीं निकलने देगा। कोई चीज सरफेस पर रख दो तो उसको नीचे नहीं जाने देगा, एकदम अंदर, ठीक है ना। तो उसको अपने ऊपर एडजस्ट करने की कोशिश करेगा, एक नेट की तरह, जाल की तरह बिहेव करने की कोशिश करेगा। तो वो प्रॉपर्टी जिससे लिक्विड का कोई भी सरफेस एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है, दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन, ठीक है। तो नाउ व्हाट इज सरफेस टेंशन? सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ विच surface of liquid behaves as a stretched membrane, ठीक है। जब मैं शब्द स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन बोल रहा हूं तो इसका मतलब वो एक इलास्टिक सरफेस बन गया। तो इलास्टिसिटी के कंसेप्ट भी इसके अंदर हम लगाने शुरू करेंगे वर्क एनर्जी के, बट वो नेक्स्ट लेक्चर में, आज नहीं। अभी सरफेस टेंशन को डिफाइन कैसे करते हैं? तो सरफेस टेंशन का सिंबल मैं टी लेते हुए चल रहा हूं, बुक में आपको सिग्मा भी मिलेगा तो परेशान मत होगा। सरफेस टेंशन इज फोर्स, रेशियो ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ। सर कौन सी फोर्स? अभी तो बोला आपने जीरो होती है, वो मैंने नेट बोली। किसी भी एक तरफ की फोर्स डिवाइडेड बाय जो लेंथ है, ठीक है ना, जितनी लेंथ आपने इसके ऊपर ड्रॉ करी है, तो किसी भी एक साइड की फोर्स पर यूनिट लेंथ के रेशियो को हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। तो इसका जो यूनिट हो गया वो तो सिंपल सा हो गया, न्यूटन पर मीटर। डायमेंशन देखोगे तो डायमेंशन फोर्स का mlt-2, नीचे लेंथ का l हो गया, तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन हो गया mt-2, ठीक है ना। तो सरफेस टेंशन होती है वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से लिक्विड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। अब कैसे एडजस्टमेंट होते हैं इस मेम्ब्रेन के ऊपर, वो नेक्स्ट टॉपिक है। फिलहाल अगर मैं इसकी वैल्यू बताऊं वाटर के लिए, तो वाटर के लिए जो सरफेस टेंशन होती है ये याद ही रख लेना, 0.07 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो 0.07 न्यूटन पर मीटर ये वाटर की सरफेस टेंशन होती है। इसको आप डायरेक्ट एज इट इज यूज कर सकते हो, वैसे न्यूमेरिकल में गिवन होता है, बट अगर कहीं जगह पर नहीं गिवन है तो आप इस वैल्यू को कंसिडर करते हुए चलोगे, ठीक है। अब सर इस बेसिस पर हम और क्या क्या कर सकते हैं? बिल्कुल बताता हूं इस पे हम और क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम कर लेते हैं बैलेंसिंग ऑफ नीडल। तो मैंने बैलेंसिंग ऑफ नीडल के लिए ना कुछ डायग्राम रखे हैं। ये देखो, तो ये डायग्राम मैंने बना करके रखे हुए हैं, लास्ट ईयर वाले ही हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अभी जरा गेम समझना। तो यहां पर आप देख रहे हो ये लिक्विड का मॉलिक्यूल बल्क वाला है जो मेरे किसी काम का नहीं, ये लिक्विड का सरफेस है। मैं क्या करने जा रहा हूं, एक नीडल,
ठीक है ना, एक पतली सी नीडल जिसका वेट काफी कम है, उसको बहुत ही जेंटली इस सरफेस के ऊपर डालूंगा तो वो सरफेस के ऊपर आराम से टिक जाएगी, अंदर नहीं जाएगी। अगर मैं वर्टिकली डाल दूं तो फिर जाहिर सी बात है अंदर गिर जाएगी। तो पहले मैं जस्टिफाई करूंगा क्यों ये सरफेस के ऊपर एडजस्ट हो रही है, कब तक एडजस्ट होगी, कब गिरेगी, इस नीडल को बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो पहले इस नीडल की फंक्शंस डिफाइन करते हैं, फिर हम इसको और चेंज करेंगे, रिंग बनाएंगे और कई तरीके की चीजें करेंगे। तो सुनो, अब ये लिक्विड का सरफेस था, ये एक मैम्ब्रेन की तरह खिंची हुई स्किन की तरह, तो मैंने ये लाइंस बना दी जो कि इंडिकेट कर रही हैं ब्लू कलर की लाइन कि हाँ भैया ये एक पूरी लेयर है, ठीक है ना, जो एक मैम्ब्रेन बनी हुई है। अब मैं ये नीडल जब इसके ऊपर डालता हूँ, ठीक है ना, ये जो नीडल है जैसे ही मैं इसके ऊपर डालूंगा तो ये जो मैम्ब्रेन है, खिंची हुई लेयर जो है, ये लेयर नीचे की तरफ, जैसे आप एक बलून ले लो, आप उसके ऊपर ये पेन डालो, तो जैसे ही इस पेन को रखोगे वो बलून का जो फ्लैट सरफेस है वो इस तरीके से थोड़ा सा हो जाएगा, क्योंकि वेट इस मेम्ब्रेन को नीचे की तरफ पुश करेगा। क्लियर? सो हो क्या रहा है, सीन क्या बन रहा है, जैसे ही हमने इसको यहां पर रखा, इस लेयर में हमने ऑब्जर्वेशन किया कि ये लेयर इसको एडजस्ट करने के लिए नीचे की तरफ डिप हो जाती है, अंदर की तरफ चली जाती है, यही इसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी है। अब इससे क्या होगा, अब जो सरफेस टेंशन से हम कोएसिव फोर्सेस देखेंगे। अब यहां पर आप जरा चेक करना, ये जो लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं, अब इस सॉलिड के ऊपर जो फोर्स लगाएंगे दैट विल बी एडहेसिव फोर्स। ठीक है ना, आपने एक नीडल रखी है लिक्विड के मेम्ब्रेन के ऊपर, तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स अब इसको पकड़ करके खींच रहे हैं दैट इज एडहेसिव फोर्स। ठीक है, अब इस फोर्स को अगर मैं लिखूं तो दिस फोर्स इज इक्वल टू टी इनटू एल। सर टी क्या है, टी इज द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, एल इज व्हाट, एल इज द लेंथ ऑफ द नीडल। ठीक है ना, तो जो लिक्विड के मॉलिक्यूल ने इसके ऊपर सरफेस टेंशन की फोर्स लगाई दैट इज टी इनटू एल। अच्छा, अब ये बताओ क्या ये पूरी तरीके से सही है? मतलब देखने में तो ऐसा ही लग रहा था, नीडल रखी हमने, ठीक है, ये जैसे ही हमने नीडल रखी और मेम्ब्रेन नीचे की तरफ टेढ़ी हुई, तो ये जो लिक्विड मॉलिक्यूल है सॉलिड को पकड़ के इधर खींचेंगे, दैट विल बी एडहेसिव फोर्स। क्या ये पूरी तरह सही है? क्या ये एडहेसिव फोर्स ही होगी? नहीं, लेंथ की बातें नहीं कर रहा मैं, 2L छोटी बातें अभी नहीं कर रहा कि सर लेंथ आपने गलत ले रखी है, ऐसा कर रखा, वो सब मैनेज कर दूंगा, पहले मैं कंसेप्ट की बात कर रहा हूं। पहले ये बता दो, ये एडहेसिव लिखूं या कोहेसिव लिखूं? पहले तो यही लड़ाई है, ये क्लियर होगी तब बात बनेगी। कंपोनेंट की बातें नहीं चल रही, ठीक है, मैं कोई कंपोनेंट की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा हूं ये मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है। कंफ्यूजन है ना? देखो, नेट तो भाई जीरो होगा, नेट की नहीं बात चल रही, मेरे को बस ये नाम बता दो भाई मेरे, मैं इसको एडहेसिव लिखूं या कोहेसिव लिखूं? नेट कैसे लिखूंगा मैं इसको? कोई मीनिंग नहीं रहा ना। तो कुछ भी मत बोलो, या तो कोहेसिव होगा या एडहेसिव होगा, नो नेट नथिंग एल्स। सर देखने में तो लग रहा है एडहेसिव होगा, सही लिखे हो आप। नीडल रखी है सर आपने, वाटर मॉलिक्यूल लगा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना, दिस इज नॉट द थिंग, ये ऐसे नहीं चलता, ठीक है, ध्यान देना। अब मैं क्लियर कर रहा हूं। सो हमने क्या किया, ये रहे वाटर के मॉलिक्यूल, ये नीडल रखने से पहले का स्ट्रक्चर है, ठीक है जी, दिस इज द लेयर ऑफ वाटर बिफोर प्लेसिंग नीडल। ठीक है, अभी आप समझ जाओगे, तो पहली स्टेप आपकी क्लियर होगी, क्योंकि यही ना अपथ्रस्ट आ जाता है। तो अपथ्रस्ट और सरफेस टेंशन की फोर्स में एक बारीक सी लाइन है, वो बारीक सी लाइन अब बता दूंगा मैं, ठीक है, ध्यान से सुनना आप। सो दिस वॉज द डायग्राम व्हेन नीडल वॉज नॉट प्लेस्ड। अभी हम जानते हैं सरफेस फ्लैट रहेगा, दाएं और बाएं मॉलिक्यूल्स पकड़ के इसको अपनी तरफ खींचेंगे। ठीक है, मेरे को ये बता दो, अब ये जो ब्लैक कलर से मैंने एरो लगाए हैं इसको मैं क्या लिखूं, एडेसिव या कोहेसिव?
परफेक्ट। सो दिस इज कोहेसिव। क्यों कोहेसिव? किसी को कोई शक होना नहीं चाहिए कि हाँ भाई सेम ही मॉलिक्यूल है सर, अभी तो कोई आपने नीडल रखी नहीं, तो दैट इज कोहेसिव। कितनी होगी कोहेसिव फोर्स? तो सरफेस टेंशन क्या होती है? फोर्स ऑन वन साइड बाय दिस लेंथ। तो ये फोर्स कितनी हो जाएगी? उल्टा करके लिख लो, टी इंटू एल, ना कि टी इंटू टू एल। ठीक है, दिस इज टी इंटू एल, सिंपल टी इंटू एल। इतना क्लियर? ठीक है, तो T इंटू एल फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन। सर ये वाली कितनी होगी? दिस इज ऑल्सो T इंटू एल। सर नेट कितना होगा? चेक कर लो भाई, जीरो होगा। डन। वेरी गुड। क्योंकि ये छोटे छोटे ऐसे कंसेप्ट है ना, अगर किसी ने आपसे पूछ लिया तो आप देखो यहीं पर फंस गए। आप बैलेंसिंग ऑफ नीडल मेरे क्रैश कोर्सेस में देखूंगा, मैंने 50 बार पढ़ा रखी है, बट ये थोड़ा ना बताता हूँ वहां पे कि हाँ कैसे इन डेप्थ हम घुसते हैं, इसके अंदर कंसेप्ट क्या होते हैं। तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें यहीं से नेगेटिव मार्क्स हो जाते हैं स्टूडेंट के। अभी आप क्या कर रहे हो? अब आप नीडल इसके ऊपर रख रहे हो, ठीक है ना? अब आप नीडल इसके ऊपर रख रहे हो। सो मैं, ये मेरे हाथ को आप वाटर का सरफेस ले लो, ये लाइन से ले लो, या फिर आप ये एक एक दो तीन चार चार वाटर मॉलिक्यूल ले लो, दाएं और बाएं सेम वाटर मॉलिक्यूल इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत बारीक सी लाइन है, यही क्लियर हो जाएगा। ये नीडल मैं इसके ऊपर रख रहा हूँ जेंटली। जैसे ही मैं इसके ऊपर रख रहा हूँ, नीडल के वजन के कारण ये मेम्ब्रेन नीडल के वजन के कारण ये मेम्ब्रेन अंदर की तरफ झुक जाती है। ठीक है, सो बस नीडल इसके ऊपर रखी है, सिंपल रखी है। नीडल इसके अंदर डिसॉल्व नहीं हुई है। नीडल और वाटर मॉलिक्यूल कांटेक्ट में भी नहीं आ पाए हैं, मतलब कांटेक्ट इन द सेंस, मतलब नीडल, ये जो वाटर है ना, ये नीडल को कवर भी नहीं कर पाई है, बस ये एक मेम्ब्रेन है। बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लो, एक बलून पकड़ो, उसके ऊपर तुम एक कोई है ये ले लो, बलून के वैसे तो बलून बेचारा क्या ही वजन झेलेगा, फोन के सरफेस को नीचे डाल दो, तो फोन का सरफेस क्या करेगा? क्या बलून के मॉलिक्यूल और फोन के सरफेस के मॉलिक्यूल आपस में क्या चिपक मरे हैं? क्या सेम मॉलिक्यूल हो गए? नहीं, ये बस खाली अपने वजन के कारण उस सरफेस को नीचे दबा रहा है, ठीक है ना? और वो सरफेस इलास्टिक सरफेस है, तो इसको सह रहा है। ठीक है, अब आप समझ गए। तो जैसे ही मैंने नीडल को इसके ऊपर डाला, ठीक है, तो क्या हुआ? ये जो कोहेसिव फोर्स थी जो इन वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर लग रही थी, ये वाटर मॉलिक्यूल नीचे की तरफ झुक गए। अब जो पड़ोस के वाटर मॉलिक्यूल हैं, इन वाटर मॉलिक्यूल को ऐसे टेढ़ी फोर्स लगा रहे हैं। तो अब मेरे को बेटा जी ये बता दो, ये जो मैं फोर्स दिखा रहा हूं, कलर चेंज कर देता हूं इसका, ये फोर्स जो मैंने ऐसे टेढ़ी दिखाई है एरो से, ये किसकी वजह से किस पे लगने वाली फोर्स है? ऑप्शंस दे रहा हूं। वाटर की वजह से नीडल पे लगने वाली फोर्स है, फर्स्ट ऑप्शन, या वाटर की वजह से वाटर पर ही लगने वाली फोर्स है, सेकंड ऑप्शन। अभी क्लियर हो गया? तो वाटर के वजह से ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, ये इस बेचारे वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर जो फोर्स लगा रहे थे, ये हो गई टेढ़ी, क्योंकि नीडल ने उस इन वाटर फ्लैट मॉलिक्यूल को अंदर की तरफ दबा दिया। सो अभी यही बता दो भाई, इसको मैं क्या लिखूं? कोएसिव लिखूं, एडेसिव लिखूं? ठीक है, तो अब सरफेस टेंशन की डेफिनेशन सोचो कि सरफेस स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। जब भी कोई चीज रखी जाती है, वो मेम्ब्रेन अंदर दब जाती है, उस मेम्ब्रेन की जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस होती हैं वो टेढ़ी हो जाती हैं, दे आर स्टिल कोहेसिव। अभी क्लियर हो गया कंसेप्ट? हाँ, लेंथ कौन सी रहेगी? जितना ये लेंथ का पोर्शन रखोगे उतनी लेंथ आपको ये फोर्स की कंसिडर करनी है, सिंपल पर्सपेक्टिव। ठीक है, अब तुम सोचो कितना बड़ा ब्लंडर कर रहे थे कि तुम इसको एडेसिव बनाए दे रहे थे। ठीक है ना, तुम इसको एडेसिव बना दे रहे थे, तो क्या ये एडेसिव होती? तुम टेक्निकली कितने गलत हो गए पहली स्टेप में ही। हाँ, सरफेस पर एडेसिव कौन लगाएगा? सरफेस पर एडेसिव लगाएंगे बाहर के वाटर मॉलिक्यूल।
ठीक है, बाहर के वाटर मॉलिक्यूल। ये नीडल है जरा सी, इसके कारण कोई एडेसिव हम कंसिडर करते हुए नहीं चलेंगे कि हाँ ये नीडल भी वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। वो हम प्रिंसिपल लेते हुए नहीं चल रहे, क्योंकि हम वाटर को मेम्ब्रेन की तरह डील कर रहे हैं। ठीक है, so now this force is cohesive and value of this cohesive force is T into L. This cohesive value of this cohesive force is T into L. क्योंकि ये फोर्सेस अभी कुछ एंगल पर आ चुकी हैं, तो ऑब्वियसली अभी इनका रिजल्टेंट जीरो नहीं होगा, इनके कंपोनेंट करने पड़ेंगे। अब वो कंपोनेंट कहां से करते हो वो आपकी इच्छा, आप सरफेस से एंगल थीटा ले लो। ठीक है, तो आप अगर इसके कंपोनेंट करोगे, अब मैं इसका आपको साइड व्यू दिखा रहा हूं, तो मैं नीडल को दिखा रहा हूं इससे, सरफेस को ऐसे। अभी देखो बिल्कुल क्लियर हो गया। तो ये जो सरफेस मॉलिक्यूल है इस पे लगी कोहेसिव फोर्स ऐसे, ये कोहेसिव फोर्स ऐसे, नीचे आ गया mg। दिस कोहेसिव फोर्स इज T इंटू एल, दिस इज T इंटू एल। ठीक है, और ये एंगल मैंने थीटा ले लिया। अभी आपको पिक्चर क्लियर हो गया पूरा। तो जब भी लिक्विड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करेगा, तो वो जो उसके अड़ोस पड़ोस के मॉलिक्यूल हैं वो बीच में मॉलिक्यूल को सपोर्ट करेंगे, भाई तू टूट मत, बना रहे। यही मेम्ब्रेन का फंक्शन होता है कि भाई तू टूट मत, बना रहे। ठीक है ना, मुश्किल स्थिति आ गई है, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर ले। तो ये उसके भाई बंधु मिल करके उसको क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं इस मॉलिक्यूल को, जो बेचारा इसके वजन को झेल रहा है। ठीक है, अभी आप क्या करेंगे, कंपोनेंट करेंगे, विच इज वेरी इजी। इधर cos थीटा कैंसिल हो गए, ऊपर sin थीटा ऐड हो गए, तो मैं तो सीधे लिख रहा हूं 2TL sin थीटा इज इक्वल्स टू mg। सर हमने तो देखा था बुक में ये 2TL cos थीटा हो जाता है। अरे तो एंगल वर्टिकल से ले लो चचा, ठीक है ना, एंगल वर्टिकल से ले लो तो ये sin cos बन जाएगा या cos sin बन जाएगा, और डिपेंड करता है एंगल आप कहां से ले रहे हो। ठीक है, तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ बैलेंसिंग ऑफ नीडल। पहले इतना समझ गए। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ बैलेंसिंग ऑफ नीडल। ठीक है ना, ऑन द सरफेस। तो क्यों नीडल बैलेंस हो जाती है, क्योंकि नीडल के वेट को मेम्ब्रेन एडजस्ट कर देती है, और वर्टिकली अपवर्ड कंपोनेंट जो सरफेस टेंशन का होता है दैट इज इक्वल्स टू mg। तो यहां हमें क्या चाहिए, यहां हमें मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी चाहिए। टी इज व्हाट, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा तुम एक स्टील की निडल रख रहे हो, लोहे की निडल रख रहे हो, प्लास्टिक की निडल रख रहे हो, कौन सी निडल रख रहे हो, सरफेस टेंशन लिक्विड की ही चाहिए, क्योंकि मेम्ब्रेन लिक्विड बना रहा है। ये हुआ दूसरा प्रूफ इसका, कि यहां पर हमें मेम्ब्रेन प्रॉपर्टी लिक्विड की चाहिए। लिक्विड बदलोगे तो मेम्ब्रेन प्रॉपर्टी बदलेगी। ठीक है, अब मैक्सिमम वेट ऑफ नीडल, ज्यादा से ज्यादा कितना वेट हम नीडल का इसके ऊपर प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम वेट बढ़ाते चले जाएं, तो जैसे जैसे हम वेट बढ़ाते चले जाएंगे, ये नीडल का फ्रंट व्यू है, या साइड व्यू देखेंगे तो इधर से हो जाएगा, फ्रंट व्यू बोल के चलता हूं। सो पहले तो सरफेस ऐसा था, सरफेस का कलर चेंज कर देता हूं तो आपको प्रॉपर्टीज क्लियर रहेंगी। सरफेस ने बेचारे ने ऐसे एडजस्ट किया था। ठीक है, दिस वॉज थीटा, दिस वॉज ऑल्सो थीटा। अब अगर हम इस mg को बढ़ाते चले जाएं, ठीक है ना, मैं इस नीडल के वेट को बढ़ाता चला जाऊं, तो ये मेम्ब्रेन बेचारी मजबूरी में अंदर की तरफ लीन होती चली जाएगी, यानी और ज्यादा वर्टिकल की तरफ, और ज्यादा वर्टिकल की तरफ शिफ्ट होती चली जाएगी। तो अगर हम इसको बढ़ाते चले जाएं, तो नीडल का शेप कुछ ऐसा होता जाएगा, कुछ और ऐसा होता चला जाएगा। तो आप देखोगे नीडल अपने शेप को चेंज कर रही है जैसे जैसे हम इसके मास को बढ़ाते चले जा रहे हैं। अब हम निकालना चाहते हैं मैक्सिमम मास। तो जब हम मैक्सिमम मास यहां पर प्लेस कर रहे होंगे, सो मैक्सिमम मास जब यहां पर हम प्लेस कर रहे होंगे, तो उस सिचुएशन में ये जो सरफेस टेंशन की फोर्सेस हैं जो दोनों तरफ से लग रही हैं, इनका डायरेक्शन ऑलमोस्ट वर्टिकल की तरफ हो गया होगा। यानी आप नोटिस करोगे कि ये वाला एंगल जो होगा थीटा, दैट विल बी क्लोज टू 90 डिग्री। अब अगर तुमने इससे ज्यादा वेट रख दिया, तो अब ये मेम्ब्रेन जो होगी फट जाएगी, टूट जाएगी, और नीडल अंदर सिंक कर जाएगी। ठीक है, सो नाउ इन दिस केस, तो मैक्सिमम केस के मैक्सिमम वेट के केस में क्या होता है, नीडल बिल्कुल वर्टिकली अलाइंड हो जाती है। ये जो दोनों तरफ की फोर्सेस होती हैं, ये मिल करके mg को जस्ट बैलेंस कर लेती हैं।
So in case of maximum weight, 2TL is equals to mmax into g. अब इस mmax को आप 2500 तरीके से ब्रेक कर सकते हो. सर कौन सा 25 तरीका? m is what? Weight of needle, mass of needle. Density of needle into volume से ब्रेक कर लो. So 2TL डेंसिटी ऑफ नीडल में सिग्मा से डिनोट कर रहा हूं, इसलिए मैं सिग्मा सरफेस टेंशन का नाम नहीं डालता. ठीक है ना. सिग्मा इंटू वॉल्यूम ऑफ नीडल इंटू जी. वॉल्यूम ऑफ नीडल कैसे लिखेंगे? सिलेंड्रिकल नीडल है, सो आप इसको एरिया इंटू लेंथ डाल लो इंटू जी डाल लो. ठीक है जी. एल से एल कट जाएगा, यहां से आप इक्वेशन बना लोगे 2t इक्वल्स टू सिग्मा ए जी. अब आप यहां पर एरिया को ब्रेक डाउन करके रेडियस ऑफ नीडल भी निकाल सकते हो, या जो भी अननोन चीज पूछी गई है दैट यू कैन इजीली फाइंड आउट फ्रॉम दिस रिजल्ट. तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम वेट ऑफ नीडल. ठीक है. अच्छा, अब एक कंसेप्ट और देखते हैं कि हम इस नीडल को सरफेस से निकालना चाह रहे हैं, तो सर कितनी फोर्स लगेगी, क्या मैक्सिमम फोर्स होगी, क्या नीडल सीधे निकल आएगी, या क्या सीन रहेगा. ठीक है ना. इस चीज को हम देखना चाहते हैं. अब यही कंसेप्ट हमारे एकदम से चीजें जो होंगी वो करवट लेना शुरू करेंगी, चेंज होना शुरू हो जाएंगी. अब जब हम इस नीडल को निकालेंगे तो ये शेप को देखो, नीडल ऐसे झुकी हुई थी, सरफेस ने इसको एडजस्ट किया हुआ था, मैंने नीडल को पकड़ा, ऊपर पुल करा, तो सरफेस के ऊपर प्रेशर कम हुआ, सरफेस फ्लैट हुआ. अब जैसे ही नीडल को बाहर खींचेंगे तो ये सरफेस से ऐसा नहीं होगा कि नीडल सीधे निकल आई, ये नीडल इस सरफेस के मॉलिक्यूल को भी पकड़ करके अपने साथ साथ बाहर की तरफ लाएगी. सर ऐसा क्यों करेगी? ठीक है. तो यानी ये नीडल तुरंत सीधे बाहर नहीं आ जाती. नीडल जैसे जैसे हम इस नीडल को ऊपर की तरफ उठाते हैं, अपवर्ड फोर्स लगाते हैं, तो पहले तो सरफेस फ्लैट होता है. ठीक है. जब सरफेस फ्लैट होता है, ठीक है, तो इस सिचुएशन में हमने जो अपवर्ड फोर्स लगाई होती है ये तो कट जाते हैं, वो सीधे सीधे नीडल के वेट के बराबर हो जाती है. हम इसको और ऊपर खींचते हैं, बट अब क्या होता है, नीडल का जो होता है सरफेस से बाहर निकलना एकदम डायरेक्ट नहीं हो पाता, ये सरफेस इसके साथ चिपक करके ऊपर चला आता है. ऐसा क्यों हो जाता है? ठीक है. ये है अब इन डेप्थ. और अभी सुनो, वापस से पीछे चलते हैं. तो ये आप समझ गए यहां कोहेसिव फोर्स लग रही थी. ठीक है ना. अब वही यहां अगर मैं बता देता तो तुम्हारा रायता फैल जाता, तो मैं कुछ नहीं समझ आता. ठीक है. अब आते हैं आगे. तो ये रहा, कलर चेंज करता हूं उसका. ठीक है जी. ये व्हाइट कलर से लिक्विड बाउंड्री है, और ये जो येलो कलर है ये ऑब्वियसली हमारी सॉलिड बाउंड्री है. इसी चीज को हम यहां पर ले लेते हैं नेक्स्ट पेज पे. ये है लिक्विड बाउंड्री, और ये हमने रखी थी इसके ऊपर नीडल. लिक्विड ने लिक्विड को पकड़ करके खींचा, कोहेसिव लगा दी, और अपन ने इस कोहेसिव को डाल दिया टीएल, और एमजी से हमने इसको करवा दिया बैलेंस. ठीक है. अब सुनो, ध्यान से सुनो. ठीक है ना. ये ध्यान से सुनने वाली चीजें हैं बहुत सारी. मेरे फोन को तुम मेम्ब्रेन मान लो, इस पेन को मैं इस पे टिका देता हूं. ठीक है जी. तो मतलब बेसिकली यहां पर दो तरीके की चीजें हैं. एक तो ये दो कांटेक्ट है, एक तो ये वाला कांटेक्ट है, मतलब फोन और मेरे हाथ का. दूसरा फोन और नीडल का कांटेक्ट है. अगर मैं चेक करूं तो रिजल्टेंट जो होगा वो वेट के बराबर होगा. बीच की जो इंटरनल फोर्सेस है वो कैंसिल आउट हो गई,
यानी इसके और इसके बीच की जो नॉर्मल रिएक्शन होगी वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी। सर क्यों कर देगी? ये जो फोन है ये इस पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगाएगा, पेन इस पे नॉर्मल रिएक्शन नीचे लगाएगा। अगर हम दोनों को एज अ पेयर ले लें तो नेट फोर्स हो जाएगी नॉर्मल रिएक्शन वाली जीरो, वो हो जाएगी इंटरनल। ये आप लॉज ऑफ मोशन में सीखे हुए हो, हाँ या ना? जैसे सर और थोड़ा डिटेल दे दो, भूल गए, बच्चे से हैं हम, कोई बात नहीं, ले लो भाई डिटेल। M1 M2, अगर मैं ग्राउंड की नॉर्मल रिएक्शन निकालूं तो मैं तो इनको पकड़ के सिस्टम बनाऊंगा और ये मैं लिख दूंगा M1 प्लस M2G के बराबर। ये मैंने सही लिखा है? अभी याद आ गया सारा? ठीक है, अब बस एक पिक्चर दिखाता हूं, खेल खत्म कर दूंगा। ठीक है, ध्यान से देखना। ये जो व्हाइट कलर है इससे ये लिक्विड का मॉलिक्यूल है, L लिख देता हूं। ये जो येलो कलर है ये है सॉलिड का मॉलिक्यूल, ब्लॉक ऑन ब्लॉक। इस सॉलिड ने इस लिक्विड को अपनी तरफ खींचा एडेसिव लगा के। लिक्विड ने कहा मैंने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी, मैं भी तेरे को खींचूंगा अपनी तरफ एडेसिव लगा के। सो एक्चुअली में जो एडेसिव लग रही है वो किसके बीच में लग रही है वो आप अच्छी तरह ऑब्जर्व कर लो। तो रिजल्टेंट अगर मैं चेक करूं एडेसिव फोर्स का पेयर में लेकर के तो दैट इज स्टिल जीरो, बिल्कुल नॉर्मल रिएक्शन की तरह। अब ये तुम्हें एनसीईआरटी भी नहीं बताएगी जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। सो कहानी ऐसी है कि ये और ये भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, बट इनकी जो फोर्स थी ना वो पेयर में लेने पर कैंसिल हो गई थी। इसलिए इसका वर्टिकल अपवर्ड कंपोनेंट mg के बराबर था, इसलिए धरती का नॉर्मल रिएक्शन इस टोटल mg के बराबर था। हाँ या ना बोलो? अब तुम समझ जाओगे। तो अब जब मैं इसको ऊपर लिफ्ट करा रहा हूं तो पहले तो सरफेस फ्लैट हुआ, ठीक है जी। सरफेस यहां फ्लैट हुआ, सारी फोर्सेस दिखा रहे हैं। हम लगा रहे हैं अपवर्ड फोर्स, ऐसे नीडल को पकड़ करके खींच रहे हैं, ये हमारी अपवर्ड फोर्स है, एक्सटर्नल एजेंट की एफ अपवर्ड। इनकी फोर्सेस देखूं, इधर लगी कोएसिव, इस लिक्विड मॉलिक्यूल पर लगी कोएसिव, इस भाई का वेट नीचे लगा कैपिटल एम जी या स्मॉल एम जी, लिक्विड और इनके बीच की एडेसिव फोर्स अभी भी ऐसे लग रही है। सही है। अब अगर आप सिस्टम बाउंड्री बना लो, बैलेंसिंग कर लो, ये यहां से कट लिया, ये यहां से कट लिया, एफ अप इज इक्वल्स टू एम जी हो गया। फटाक से बताओ, समझ आया? अब बस एक पिक्चर और। अब जब मैं इसे और खींचूंगा तो ये बाहर क्यों नहीं आ गया, ये सरफेस ऐसा क्यों हो गया, ये कोई मेरे को बता दे तो मजे आ जाए। ये भाई साहब ऐसे क्यों चोच बना करके खड़े हो गए, बस ये बता दो मेरे को तो मजा आ जाए। ये ऐसे बल्जिंग आउट पोर्शन लाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? अरे बोल दो, तुम्हें पता चल चुका है कौन रिस्पॉन्सिबल है। क्या ये एफ अप है? ये तो मेरी वजह से, ये थोड़ा ना लिक्विड को खींच रहा है, ये तो मैं नीडल पे लगा रहा हूं। मैं तो नीडल पे यूं पकड़ के, मान लो मैंने नीडल में यहाँ छोटा सा छेद कर दिया, धागा बांधा, मैं तो ऐसे खींच रहा हूँ, ये मैं लिक्विड के कांटेक्ट में तो हुई नहीं। कहाँ मेरे को बता रहे हो तुम? तो ये किसकी वजह से बाहर आया जी? इस एडेसिव की वजह से बाहर आया। तो ये जो एडेसिव है ना, ये इस लिक्विड मॉलिक्यूल को जीने नहीं दे रही। ये कह रही चल तू मेरे साथ साथ, तू मेरा भाई है। अभी आप देखोगे, अब मैं फोर्सेस लगाऊंगा तो ये लगी कोएसिव फोर्स टीएल, ये लगी कोएसिव फोर्स, अरे बन जा भाई, टीएल, ये आपस की एडेसिव फोर्स, ठीक है ना, और साथ में ये एमजी, और साथ में ये एफ अप, इतनी फोर्सेस होती है भाई। इसमें से तुम्हें ये वाली फोर्स कभी जीवन में बताई नहीं जाती, चाहे तुम कहीं पढ़ लो। तो अब बताओ ये खिंचा हुआ बाहर क्यों चला आया?
तो नीडल कहती है भाई तूने मेरा मुश्किल समय में भी तो साथ दिया, अच्छे समय में भी साथ दे मेरा, चल मेरे साथ। तो सरफेस कहता है भाई नीडल तू तो चेप ही होकर के रह गई, ऐसा होता है ना, चेप गई, ठीक है ना। तो नीडल तू तो चेप ही होकर के रह गई, छोड़ ही नहीं रही मेरा पीछा। अभी खेल अच्छी तरीके से आपके दिमाग में क्लियर होगा। तो अब अगर अपन नेट फोर्स ले तो अभी भी ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ठीक है ना। इसका डाउनवर्ड कंपोनेंट आ गया, तो एफ अप की जो वैल्यू हो गई, ये एंगल आप थीटा पकड़ लो भाई। सो एफ अप की जो वैल्यू हो गई दैट इज इक्वल्स टू एम जी प्लस 2TL साइन थीटा। अब चेपी मतलब गूगल कर लो ना, कोई चेप हो गया इसका मतलब क्या है, नहीं अपने दोस्तों से पूछना, ठीक है। वो कहेंगे तू चेप क्यों हो रहा है भाई इतना, ठीक है ना, स्टिक हो गया, चिपक के रह गया, बिन बुलाया मेहमान, ठीक है। बुआ नहीं बोलनी ठीक है। बात क्लियर। ठीक है। अभी बताओ, अभी मेरे को बताओ, नीडल इसके साथ चेप होकर के रह गई, मैं इसको खींच रहा हूँ, नीडल कहती है और भाई बाहर आ जा, ठीक है ना, तू मेरा दोस्त है। तो सरफेस कितना परेशान हो गया, हमने तो पनौती मोल ले ली, ठीक है ना, ये नीडल ना हो गई पनौती हो गई, पीछा ही नहीं छोड़ करके दे रही, ठीक है ना, नीडल हो गई ये पीछा ही नहीं छोड़ कर दे रही। अरे खोंचू वाली हरकतें कर रहे हो सर, नेट एडेसिव जीरो तो ऊपर गया ही क्यों, अरे भाई जब हम एडेसिव देखेंगे तो हमें इनको सेपरेट करके देखना पड़ेगा, हमें यहाँ की नॉर्मल रिएक्शन देखनी है तो हमें इनको सेपरेट करके देखना पड़ेगा, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपवर्ड, पर जितना ऊपर लग रहा है उतना नीचे लग रहा है, तो सिस्टम पे जब हम फोर्सेस बैलेंस कर रहे हैं, सिस्टम लेते वक्त ये कैंसिल आउट हो जा रहा है। मैं इस पेन को यूं करके खींच रहा हूँ, खींच रहा है क्या, नहीं खींच रहा, क्यों नहीं खींच रहा, क्योंकि ये मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ से मेरी फोर्स को अपोज कर रहे हैं, ठीक है ना। पर इसमें नॉर्मल रिएक्शन तो आ रही है, इसमें टेंशन तो आ रही है, उसी टेंशन को हम इलोंगेटिव टेंशन बोलते हैं। क्या गोचू वाली बातें कर देते हो इस मोमेंट पे आके, ठीक है। अभी हम इसको और खींचते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सो मिनिमम पोलिंग फोर्स, कम से कम पोलिंग फोर्स कितनी लगाई जाए कि नीडल प्लक आउट होकर के बाहर निकल करके आ जाए। सो अभी नीडल को हमें सरफेस से बाहर निकालना है, तो इस मोमेंट पे हमें क्या करना पड़ेगा वो आप ध्यान से समझना। हम इसको खींचते चले जा रहे हैं, एफ अप हम लगाते चले जा रहे हैं, ठीक है ना, ये सरफेस नीचे की तरफ वर्टिकल होता चला जा रहा है, होता चला जा रहा है, ठीक है। अब जब एडेसिव अब मैंने नहीं दिखाया क्योंकि मैंने कंसेप्ट समझाने के लिए बताया था, तो ये नीडल कब सरफेस से प्लक आउट होगी, जब सरफेस पूरी तरीके से अपवर्ड वर्टिकल हो जाएगा। सो एफ अप की कम से कम वैल्यू इस नीडल को प्लक आउट कराने के लिए, तोड़ के निकालने के लिए, दैट इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू mg यानी नीडल का वेट प्लस 2TL। सो व्हाट एक्स्ट्रा फोर्स इज रिक्वायर्ड, 2TL। So apart from weight of needle, what extra force is required to pluck out from the surface? That is 2TL। क्लियर हो गया। अब मेरे लिए लिखने के लिए तो बड़े छोटी सी बात थी कि हाँ भाई नीडल को बाहर निकालने का फॉर्मूला ये होता है, बैलेंस कराने का फॉर्मूला ये होता है, बट सारी की सारी ताकत लग गई ये समझाने की मैं होता कैसे है। थीटा कहाँ गया, सरफेस वर्टिकल हो गया, थीटा की वैल्यू जस्ट क्लोज टू 90 हो गई, ठीक है ना, और उस सिचुएशन में हमारा साइन थीटा 1 हो गया, ठीक है। तो चलो हमने नीडल को बैलेंस करना सीख लिया, हमने नीडल को प्लक आउट कराना सीख लिया, दोनों एक ही जगह पर रख देते हैं ताकि हमारे पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सो अगर हम बैलेंसिंग कर रहे हैं नीडल की, ठीक है जी, बैलेंसिंग कर रहे हैं, तो सरफेस का शेप कुछ भी हो सकता है, एंगल थीटा हो सकता है, नीचे mg लगेगा, TL लगेगा, TL लगेगा, और इस मोमेंट पे 2TL साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल्स टू mg होगा। अगर हम मैक्सिमम वेट रख रहे हैं, सरफेस वर्टिकल हो जाएगा, TL TL ऐसे हो जाएंगी, ठीक है जी, और एम एक्स जी
इज इक्वल्स टू 2TL हो जाएगा। अगर हम प्लक आउट कर रहे हैं तो सरफेस ऐसे अपवर्ड वर्टिकल हो जाएगा, हमें अपवर्ड फोर्स लगानी पड़ेगी और ये अपवर्ड फोर्स हो जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू mg प्लस 2TL। तो कितनी एक्स्ट्रा लगानी पड़ी? 2TL एक्स्ट्रा लगानी पड़ी। ये तीनों बातें जो इतनी देर मेरे को लग गई समझाते समझाते मैंने एक जगह पर लिख दी। तो आपसे यही पूछा था, आप समझ गए आप क्यों पूछा था? तो आई थिंक अब आपको बैलेंसिंग ऑफ नीडल इज वेरी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। अब इसी में नीडल की जगह डिफरेंट डिफरेंट शेप रख लो। ये तो तुम समझ के देखो कैसे चिपक गया, चेप हो गया, ये यहाँ पे दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, नहीं तो पीडीएफ है जूम करके देख लेना कि ये तो चिपक के रह गया, ठीक है ना। और एक्स्ट्रा फोर्स 2TL प्लस डब्ल्यू हो गई। नीडल की जगह अगर हम रिंग रख दें, नीडल की जगह अगर हम रिंग रख दें तो क्या होता है? तो रिंग रखने पर कंसेप्ट हमारा बिल्कुल एज इट इज वही लगता है। बस यहां पर अब ये जो रिंग आप ले रखी है, मैं इसको अलग से दिखा देता हूं। ये जो रिंग ले रखी है, अब इसकी अगर कुछ थिकनेस है, ठीक है, ध्यान से देखना। सो इनर रेडियस इज R1, आउटर रेडियस इज R2, ठीक है। अभी आप इसको बैलेंस कर रहे हो या प्लक आउट कर रहे हो, आपको बस उतना ऑब्जर्व करना है। सपोज करो आप इसको बैलेंस कर रहे हो, ठीक है ना। तो बैलेंसिंग में एक ही फॉर्मूला याद करते हुए चलो, वो आपके लिए हमेशा बेहतर रहेगा। कौन सा सर एक ही फॉर्मूला है? तो बैलेंसिंग में मैक्सिमम वेट का फॉर्मूला MXD क्या था? 2TL था। सर 2TL क्यों था? क्योंकि TL दोनों तरफ के ऐड हो गए थे। अब जरा आप यहां देखो, एक इसका अंदर का सरफेस है और एक इसका बाहर का सरफेस है। तो हम इस TL के पार्ट को ऐसे ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो अभी इसके अंदर और बाहर जो ये रहा वाटर मॉलिक्यूल, ये रहा वाटर मॉलिक्यूल, तो एक इस लेंथ पे एक्ट कर रहा है, एक बाहर वाली लेंथ पे एक्ट कर रहा है। तो हम इस तरीके से ब्रेक कर देंगे, बस खत्म। सो MXD, ये मैक्स डी बैलेंसिंग ऑफ नीडल, टी कॉमन ले लो, L1 हो गई अंदर की लेंथ 2πr1 प्लस 2πr2। सर अगर ये थिन रिंग हुई, मतलब इसकी थिकनेस नहीं गिवन हुई, R1 R2 नहीं गिवन हुए, सिर्फ R गिवन हुआ, तो भैया अच्छी सी बात है ना। तो फिर L1 और L2 सेम ही रहेंगे और फिर उस सिचुएशन में 2πr एक जैसा ही रहेगा, वो 4πr बन जाएगा। कहानी समझ आई? सर ये तो बैलेंसिंग बता दिया, ठीक है ना, और वो भी मैक्सिमम वेट बता दिया। अगर हम इसको प्लक आउट करें, एफ अप निकालें, वही लगाओ mg प्लस 2TL, एक ही चीज पे फोकस्ड रहो, mg TL1 प्लस L2, खत्म काम। L1 L2 चेक करो, पटक दो, गेम ओवर, ठीक है। L1 L2 इज वॉट? 2πr1 और 2πr2, और अगर दोनों सेम है तो चलने दो, 4πr हो जाएगा। तुम्हें समझ आया? बहुत सिंपल तरीका मैंने तुम्हें दिया इनको देखने का। ये था रिंग। अब ये रिंग अलग अलग रेडियस की हो या सेम रेडियस की हो, वो आपके सामने है, आप मैनेज कर सकते हो बड़े प्यार से, ठीक है जी। अगर ये सर डिस्क हो तो देखो आप, ये तो थी हमारी रिंग। सर अगर ये डिस्क हो तो, सो डिस्क हो तो इस सिचुएशन में अंदर रेडियस ही नहीं होगा, डिस्क तो पूरी होगी ना 0 से R तक की। सो अंदर वाला पोर्शन पूरी तरीके से इग्नोर, तो सिर्फ और सिर्फ ये बचेगा आउटर बाउंड्री जो आपके सामने है। तो क्या बनेगा? T इंटू 2πr प्लस डब्ल्यू। सर स्क्वायर शेप की हो रिंग तो स्क्वायर की हो तो क्या आफत आ गई, ठीक है ना। T इंटू एल बाहर का, T इंटू एल अंदर का, यानी फॉर्मूला इज स्टिल सेम, मैं यहां पर बना देता हूं। सो एफ अप ग्रेटर देन इक्वल टू mg प्लस टी एल, ऐसे करके लिखो। सर ये क्या है? ये अंदर वाली लेंथ है और एक कौन है? बाहर वाली लेंथ है। सर इसकी थिकनेस तो है ही नहीं, नेग्लिजिबल सी है, तो भाई सेम हो जाएगी ना लेंथ। अब ये लेंथ क्या है? इस पूरे का पेरीमीटर विच इज 4 इंटू ए, ठीक है ना। अगर हम साइड लेंथ इसकी ए ले लें तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू mg प्लस 2t, एल की जगह में डाल दूंगा 4a, तो 8ta बन जाएगा। दिस इज द आंसर। सर और शेप हो तो बनाओ, और शेप किसने रोका? ट्राइंगल हो तो, मतलब ट्राइंगुलर रिंग हो तो ट्राइंगुलर रिंग ले लो, तो साइड इसकी ए ले लो। तो एफ कितनी होगी? एफ अप ग्रेटर देन इक्वल टू mg प्लस टी एल
प्लस TL। थिकनेस चेक करूं, सर थिकनेस तो नेग्लिजिबल है, तो 2TL कर लो। L क्या, टोटल लेंथ कितनी होगी, 3A, यानी 6TA। ठीक है, अभी स्फीयर हो तो फिर उस सिचुएशन में सरफेस अलग अलग शेप का हो जाता है, ठीक है ना। अब सरफेस का जब डायनेमिक्स चेंज हो जाएगा तो वहां इंटीग्रेशंस लगते हैं, वो आपके सिलेबस में नहीं आते। तो आपके सिलेबस में कौन से आते हैं, फ्लैट सरफेसेस। तो आपने देखा मैंने जितने भी करे सारे फ्लैट सरफेसेस थे। डिस्क थी, फ्लैट सरफेस थी, रिंग थी, फ्लैट सरफेस थी, ट्रायंगुलर रिंग है, फ्लैट सरफेस है, ठीक है ना। तो सिंपल पर्सपेक्टिव, आपको कुछ नहीं करना, बस आपको लेंथ की वैल्यू डाल देनी है। तो अगर हम नीडल रख रहे हैं तो नीडल की लेंथ डालनी है, ट्रायंगल रख रहे हैं ट्रायंगल की लेंथ डालनी है, रिंग रख रहे हैं रिंग की लेंथ डालनी है, डिस्क रख रहे हैं डिस्क की लेंथ, इतना करना है भाई। अब इसमें भी तुमको रटना है क्या, तो फिर तुम चूमो। ठीक है, सो आई थिंक बैलेंसिंग ऑफ नीडल अभी आपको क्लियर है। अब मैं आपको इसमें, ये तो मैंने अपनी तरफ से आपको बता दिया, एक पेज दे रहा हूं आप, वैसे मैं ये कल स्टार्ट करूंगा, ये आप रीडिंग कर लेना, ठीक है ना। बुक की डेफिनेशन है कि सरफेस टेंशन क्या होती है, ये एग्जाम्पल देखना, इसको मैं कल क्लियर करूंगा, स्पेशली ये वाले एग्जाम्पल को, ठीक है। और ये जो चीज़ है फैक्टर अफेक्टिंग सरफेस टेंशन, ये भी हम कल उठाएंगे, बट मैं अभी आपकी PDF में डाल दे रहा हूँ ताकि आप एक बार थ्योरी तो पढ़ लो, ठीक है। अरे सॉरी वॉरी की जरूरत नहीं है, तो चलता रहता है। इतने इमोशनल कहाँ हो जाते हो शांतनु, ये तो चलती रहती है डांट कुटाई। तो अब मैं लेक्चर को यहीं रोक रहा हूँ, आज आपकी सिंपल सी DPP रहेगी, उसको प्रैक्टिस कर लेना, बस आज के लिए बस चिल। हाँ DPP है ना दो आज। बाय।